मगध की धरती पर एक ऐसा राजकुमार जन्मा जिसकी कहानी सत्ता, अपराध बोध, युद्ध, आत्मचिंतन और विरासत सबको एक साथ समेटती है। यही कहानी है अजातशत्रु की। एक पुत्र जिसने महत्वाकांक्षा में अपनी ही पिता बिंबिसार को कारागार में डाल दिया, और एक सम्राट जिसने मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। वज्जी संघ पर लंबा युद्ध, युद्ध मशीनों का निर्माण और गंगा तट पर नई राजधानी पाटलिपुत्र बसाने का दूरदर्शी निर्णय, इन सब ने उसके शासन को ऐतिहासिक बना दिया। पर उसकी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की थी, जब वो गौतम बुद्ध के उपदेशों से शांति की ओर मुड़ा। ये केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि ये सच की कहानी है कि मनुष्य अपने कर्मों से गिर भी सकता है और उन्हीं से उठ भी सकता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध उत्तर भारत की सबसे उभरती शक्ति था। इसकी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक दुर्ग थी, जहां से शासन करते थे हर्यक वंश के प्रभावशाली सम्राट बिंबिसार। उन्होंने विवाह संधियों, कूटनीति और सुव्यवस्थित प्रशासन से राज्य को समृद्ध बनाया। राजगृह व्यापार, सुरक्षा और विचार विमर्श का केंद्र बन चुका था। इसी समृद्ध वातावरण में युवराज अजातशत्रु बड़ा हुआ, तेज, महत्वाकांक्षी और युद्ध कौशल में निपुण। वो मानता था कि मगध की शक्ति और तेजी से बढ़ सकती है यदि निर्णय अधिक आक्रामक हों। दरबार के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसके मन में ये धारणा मजबूत की कि सम्राट की संतुलित नीति अब समय की गति के साथ नहीं चल रही। फुसफुसाहटें बढ़ीं, पड़ोसी शक्तियां संगठित हो रही हैं, तेज फैसलों की जरूरत है। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी चुनौतीपूर्ण थी। उत्तर में शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली समृद्ध और अनुशासित थी। वज्जी की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और सैन्य संगठन मगध के लिए दीर्घकालिक चुनौती थी। युवराज को लगता था कि यदि समय रहते कठोर नीति न अपनाई गई तो मगध की बढ़त थम सकती है। महल के भीतर पिता पुत्र के विचारों का अंतर दूरी में बदलने लगा। बिंबिसार अनुभव से कहती, स्थिरता ही असली शक्ति है। अजातशत्रु सोचता, तेजी ही विजय है। ये केवल नीति का मतभेद नहीं, दृष्टि का टकराव था। दरबार के गलियारों में उत्तराधिकार को लेकर अफवाहें तैरने लगी। ऐसी बातें किसी भी राजमहल में असुरक्षा पैदा करती हैं। कुछ सलाहकारों ने युवराज के मन में ये आशंका भी डाली कि यदि उसने पहल न की तो सत्ता उसके हाथ से निकल सकती है। इतिहास ये नहीं बताता कि ये आशंका कितनी वास्तविक थी, पर इतना स्पष्ट है कि अजातशत्रु के मन में महत्वाकांक्षा और असुरक्षा का मिश्रण गहराता गया। यही मानसिक स्थिति निर्णायक बनी। एक रात जब राजगृह की पहाड़ियों पर गहरा सन्नाटा था, महल के भीतर गुप्त गतिविधि शुरू हुई। विश्वस्त सैनिकों को संकेत मिला। आदेश स्पष्ट था, सम्राट को राजकीय निगरानी में लिया जाए। ये खुला विद्रोह नहीं, बल्कि योजनाबद्ध सत्ता परिवर्तन था। बिंबिसार को सम्मानपूर्वक परंतु कड़ी सुरक्षा में एक कारागार कक्ष में रखा गया, जहां बाहरी संपर्क सीमित था। इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार का अंत कारावास के दौरान हुआ। विवरण अलग अलग मिलते हैं, पर यह घटना मगध के इतिहास की सबसे निर्णायक घड़ी बन गई। पिता जीवित थे, पुत्र सिंहासन की ओर बढ़ रहा था, पर इस परिवर्तन के साथ ही भारी नैतिक बोझ भी जुड़ा था। अजातशत्रु ने औपचारिक रूप से शासन संभाला। दरबार ने नए सम्राट का अभिषेक देखा, पर उत्सव की चमक के पीछे खामोशी थी। राज्यतंत्र तुरंत सक्रिय हुआ। सीमाओं की सुरक्षा, सैन्य तैयारी, राजस्व व्यवस्था, सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश। पर राजगृह की जनता समझ रही थी कि कुछ असाधारण घटित हुआ है। नए सम्राट के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, वैधता स्थापित करना ताकि सरदारों और जनता का विश्वास बना रहे। दूसरी, बाहरी खतरे, विशेषकर वज्जी संघ की शक्ति। अजातशत्रु ने प्रशासनिक पुनर्गठन शुरू किया, किलेबंदी मजबूत की, सैनिक टुकड़ियों का पुनर्विन्यास किया और गुप्तचरों का जाल फैलाया। राजगृह की प्राकृतिक सुरक्षा को और सुदृढ़ किया गया। पर सत्ता मिलने के बाद भी अजातशत्रु को मानसिक शांति नहीं मिली। रात के सन्नाटे में उसे अपने निर्णय की गूंज सुनाई देती। यही आंतरिक संघर्ष आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा बना। इतिहास में वो केवल एक कठोर शासक नहीं, बल्कि अपराध बोध से जूझता व्यक्ति भी दिखाई देता है। ये क्षण केवल पारिवारिक त्रासदी नहीं था, ये मगध की नीति में बदलाव का बिंदु था। बिंबिसार की संतुलित कूटनीति से अजातशत्रु की आक्रामक रणनीति की ओर संक्रमण। आने वाले वर्षों में यही नीति वज्जी संघ के विरुद्ध लंबी लड़ाई और मगध की विस्तार में दिखाई दी। राजगृह की पहाड़ियों पर उतरा वो सन्नाटा एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत का संकेत था। अंधेरे में लिया गया निर्णय जिसने मगध के भविष्य को नई दिशा दी और अजातशत्रु की जीवन को एक जटिल यात्रा पर भेज दिया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी अजातशत्रु को वो संतोष नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी।
दिन में दरबार, सैनिक अभ्यास, दूतों की रिपोर्ट और सीमाओं की खबरें, सब कुछ व्यवस्थित दिखता था। पर जैसे ही रात उतरती, महल के विशाल गलियारों में सन्नाटा गूंजने लगता और उसके भीतर छिपी बेचैनी जाग उठती। राजधानी राजगृह की पहाड़ियों पर चांदनी फैलती तो उसे लगता जैसे हर परछाई उसे देख रही है। वो अपने कक्ष में अकेला बैठा रहता, पर मन बार बार उसी कारागार की ओर चला जाता जहां कभी उसके पिता सम्राट बिंबिसार को रखा गया था। इतिहास में दर्ज घटना अब उसके लिए स्मृति नहीं, एक जीवित दृश्य बन चुकी थी। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आंखें बंद होती, उसे सलाखों के पीछे खड़े बिंबिसार दिखाई देते, शांत, स्थिर, पर मौन प्रश्नों से भरी दृष्टि के साथ। ये दृश्य वास्तविक था या उसके मन की उपज, वो समझ नहीं पाता। पर इतना तय था कि अपराध बोध ने उसके भीतर जगह बना ली थी। दिन के समय वो स्वयं को कठोर शासक की तरह प्रस्तुत करता। दरबार में उसके आदेश स्पष्ट और दृढ़ होते। सैनिक तैयारियां तेज की गईं, किलेबंदी की मरम्मत हुई और गुप्तचर तंत्र सक्रिय किया गया। पर ये सारी सक्रियता मानो भीतर की आवाज को दबाने का प्रयास थी। उसे लगता था कि यदि राज्य और अधिक शक्तिशाली बन जाए तो शायद उसकी निर्णय का बोझ हल्का हो जाएगा। दरबार के कुछ विश्वस्त लोग समझते थे कि सम्राट बदल गया है। वो पहले की तरह सहज नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक स्थायी गंभीरता थी। कभी कभी वो बातचीत की बीच चुप हो जाता, जैसे विचारों में खो गया हो। राजमहल के सेवक फुसफुसाते, सम्राट बहुत कम सोते हैं। अजातशत्रु ने कई बार स्वयं को समझाने की कोशिश की। ये राज्य की स्थिरता के लिए था, समय की आवश्यकता थी। पर मन तर्क नहीं मानता। उसे एहसास होने लगा कि सत्ता प्राप्त करना और मन की शांति पाना दो अलग बातें हैं। उसने राज जीता था, पर मन हार गया था। यही वो दौर था जब उसकी भीतर परिवर्तन की शुरुआत हुई। वो पहले से अधिक सतर्क, अधिक विचारशील और कहीं न कहीं अधिक कठोर भी हो गया। उसे समझ आ रहा था कि अब उसे अपने शासन को इतना प्रभावशाली बनाना होगा कि इतिहास उसकी इस कृत्य को केवल एक घटना के रूप में देखे, उसकी पहचान की। अपराध बोध की छाया के बीच अजातशत्रु ने एक कठोर निर्णय लिया। वह मगध को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि इतिहास उसके अतीत से अधिक उसके साम्राज्य को याद रखे। उसके लिए शक्ति केवल सीमा विस्तार नहीं, बल्कि वैधता और प्रतिष्ठा का साधन बन गई। राजधानी राजगृह में दरबार की बैठकों का स्वर बदल गया। अब चर्चा अधिकतर सैन्य तैयारी, किलेबंदी, रसद और पड़ोसी शक्तियों की गतिविधियों पर होने लगी। गुप्तचरों की रिपोर्टें नियमित आने लगीं। नक्शों पर सीमाएं खींची जातीं, संभावित मार्ग चिन्हित होते और सैनिक टुकड़ियों की पुनर्संरचना की जाती। अजातशत्रु की दृष्टि उत्तर की ओर टिक गई। शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ। उसकी राजधानी वैशाली समृद्ध, संगठित और अनुशासित थी। वज्जी की सबसे बड़ी ताकत उसकी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और एकता थी। वहां सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि गणसभा की निर्णयों में निहित थी। यही व्यवस्था उन्हें युद्ध में भी मजबूत बनाती थी। हर योद्धा स्वयं को राज्य का सहभागी मानता था। मगध के लिए ये सीधी चुनौती थी। अजातशत्रु समझता था कि वज्जी को हराना केवल युद्ध कौशल से संभव नहीं, इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति, धैर्य और संसाधनों की आवश्यकता होगी। उसने सेना के प्रशिक्षण को और कठोर बनाया। पैदल सैनिकों, रथों और हाथियों की टुकड़ियों को नए ढंग से संगठित किया गया। किलेबंदी मजबूत की गई ताकि किसी प्रति आक्रमण की स्थिति में राजगृह सुरक्षित रहे। दरबार में रणनीतिक चर्चाएं देर रात तक चलती। दूतों और जासूसों को वज्जी की गतिविधियों पर नजर रखने भेजा गया। मार्गों, नदियों और आपूर्ति रेखाओं का अध्ययन किया गया। अजातशत्रु को स्पष्ट था कि ये संघर्ष त्वरित नहीं होगा, ये धैर्य की परीक्षा लेगा। इस तैयारी के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी था। अजातशत्रु को लगता था कि यदि वह मगध को अभूतपूर्व शक्ति तक पहुंचा दे तो उसके अतीत की छाया धुंधली पड़ जाएगी। विजय उसके लिए केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, आत्म प्रायश्चित का मार्ग बन गई। राजगृह में सैनिकों की पदचाप, अस्त्र शस्त्र की खनक और अभ्यास की स्वर गूंजने लगी। राज्य एक बड़े अभियान की तैयारी में था। अजातशत्रु की आंखों में अब बेचैनी के साथ ही दृढ़ निश्चय भी दिखता था। वह इतिहास को अपने कर्मों से नई दिशा देना चाहता था। वज्जी के विरुद्ध ही संघर्ष केवल दो राज्यों का नहीं, दो व्यवस्थाओं का टकराव बनने वाला था। एक केंद्रीकृत राजशक्ति और एक संगठित गणतंत्र। और अजातशत्रु ने तय कर लिया था कि इस टकराव में मगध पीछे नहीं हटेगा। वज्जी के साथ संभावित लंबे संघर्ष को देखते हुए अजातशत्रु ने समझ लिया कि केवल परंपरागत सेना से निर्णायक बढ़त पाना कठिन होगा। उसे ऐसी तकनीक चाहिए थी जो शत्रु की सघन पंक्तियों और किलेबंदी दोनों को तोड़ सके। राजधानी राजगृह में शिल्पियों, लोहारों और रथ निर्माताओं को विशेष आदेश दिए गए। कार्यशालाएं रात दिन जलने लगीं।
इसी प्रयास से दो विशिष्ट युद्ध यंत्र सामने आए। पहला था रथमूषल, एक भारी रथ जिसके पहियों और बाहरी ढांचे पर लोहे की नुकीली कीलें और धारदार ब्लेड जड़ी जाते थे। इसे प्रशिक्षित घोड़ों से जोड़ा जाता। जब ये शत्रु की पैदल पंक्तियों की ओर बढ़ता तो उसकी गति और बाहरी कीलें सैनिकों की सघन व्यवस्था को तोड़ देती। इसका उद्देश्य केवल आक्रमण नहीं, दुश्मन की अनुशासित संरचना में भय और अव्यवस्था पैदा करना था, ताकि मगध की मुख्य टुकड़ी उस टूटन का लाभ उठा सकी। दूसरा यंत्र था महाशिलाकंटक, एक प्राचीन प्रकार का प्रक्षेपास्त्र यंत्र जो विशाल पत्थरों को दूर तक फेंक सकता था। मजबूत लकड़ी के ढांचे, रस्सियों के तनाव और लिवर की शक्ति से संचालित ये यंत्र किले की दीवारों, द्वारों और घनी तैनाती पर भारी प्रहार करता। इससे शत्रु को दूर से ही नुकसान पहुंचाया जा सकता था, बिना सीधी भिड़ंत के। इन दोनों यंत्रों ने मगध की सैन्य सोच बदल दी। अब युद्ध केवल सैनिकों की संख्या या साहस पर निर्भर नहीं रहा, उसमें तकनीक, समय निर्धारण और समन्वय भी शामिल हो गया। अजातशत्रु ने विशेष दल बनाई जो इन यंत्रों को चलाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रशिक्षित थी। अभ्यास के दौरान रथमूषल की गति, मोड़ और आक्रमण दिशा का अभ्यास कराया जाता, जबकि महाशिलाकंटक के लिए दूरी, कोण और बल का सटीक अनुमान सिखाया जाता। राजगृह की कार्यशालाओं में हथौड़ों की आवाज, चिंगारियों की चमक और लकड़ी लोहे की गंध हवा में घुली रहती। सैनिक उत्सुकता से इन नए अस्त्रों को देखते। उन्हें महसूस होने लगा कि मगध की सेना अब एक नई तरह की युद्ध मशीन बन रही है, जहां रणनीति और तकनीक साथ चल रही थी। अजातशत्रु स्वयं कई बार अभ्यास देखने आता। उसके लिए ये केवल हथियार नहीं थे, बल्कि आने वाले युद्ध में मनोवैज्ञानिक बढ़त के साधन थे। वो जानता था कि जब शत्रु पहली बार इन यंत्रों का सामना करेगा तो उसका मनोबल डगमगा सकता है। इस प्रकार मगध ने युद्ध के मैदान में नवाचार का मार्ग अपनाया। परंपरा के साथ तकनीक जुड़ी और सेना एक संगठित, योजनाबद्ध शक्ति में बदलने लगी, आने वाली संघर्ष के लिए तैयार। वज्जी के विरुद्ध अभियान त्वरित विजय में नहीं बदला। शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ अपनी एकता, अनुशासन और सामूहिक निर्णय प्रणाली के कारण लंबे समय तक टिके रहा। उसकी राजधानी वैशाली न केवल समृद्ध थी, बल्कि रणनीतिक रूप से भी सुदृढ़ थी। सीधी भिड़ंत में मगध की सेना को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। अजातशत्रु ने समझ लिया कि ये संघर्ष केवल युद्धभूमि पर नहीं जीता जा सकता। वज्जी की वास्तविक शक्ति उसकी आंतरिक एकता थी, विभिन्न कुलों और गणों का सामंजस्य। यदि ये एकता कमजोर हो जाए तो उनकी सैन्य क्षमता भी प्रभावित होगी। राजधानी राजगृह में रणनीति बदली। गुप्तचरों और दूतों को सक्रिय किया गया। व्यापारिक मार्गों, संदेश प्रणालियों और राजनैतिक संबंधों पर सूक्ष्म नजर रखी जाने लगी। मगध ने प्रत्यक्ष युद्ध के साथ अप्रत्यक्ष कूटनीति का जाल बुनना शुरू किया। कहा जाता है कि मगध के दूतों ने वज्जी के भीतर विभिन्न समूहों के बीच अविश्वास के बीज बोए। छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ाया गया, निर्णय प्रक्रिया में देरी करवाई गई और कुछ नेताओं को अलग थलग करने की कोशिश हुई। ये प्रक्रिया धीमी थी पर प्रभावी। जहां पहले वज्जी की सभा में निर्णय तेजी से होते थे, अब बहसें लंबी खींचने लगी। युद्धभूमि पर भी इसका असर दिखने लगा। पहले जो टुकड़ियां एकजुट होकर लड़ती थीं, उनमें समन्वय कम होने लगा। आपूर्ति और संदेशों में देरी होने लगी। मगध की सेना इन कमजोरियों को पहचानकर सीमित आक्रमण करती और फिर पीछे हट जाती, मानो धैर्यपूर्वक समय का इंतजार कर रही हो। अजातशत्रु के लिए ये रणनीति असामान्य थी, पर आवश्यक। वो जानता था कि वर्षों चलने वाली इस संघर्ष में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सीधी विजय कठिन थी, पर भीतर से कमजोर हुआ शत्रु अंततः झुक सकता है। धीरे धीरे वज्जी की प्रसिद्ध एकता में दरारें दिखने लगी। गणसभा की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी, और यही वो मोड़ था जहां मगध को पहली बार निर्णायक बढ़त का संकेत मिला। ये लंबा युद्ध केवल तलवारों का नहीं, बुद्धि और कूटनीति का भी था, जहां अजातशत्रु ने समझ लिया कि कभी-कभी जीत रणभूमि से पहले शत्रु की मन और व्यवस्था में हासिल की जाती है। वर्षों की तैयारी, रणनीति और प्रतीक्षा के बाद वो सुबह आ ही गई, जब मगध की सेना वैशाली के द्वार पर खड़ी थी। शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ की राजधानी अब निर्णायक टकराव के सामने थी। धुंधली भोर में सैनिक पंक्तियां सजीं, रथ आगे बढ़े और रणघोष ने वातावरण को भर दिया। अजातशत्रु दूर खड़े पूरे दृश्य को देख रहा था। ये केवल एक युद्ध नहीं, वर्षों की रणनीति का परिणाम था। वज्जी की एकता पहले जैसी नहीं रही थी, पर उनकी वीरता और अनुशासन अभी भी कायम थे। जैसे ही मगध की सेना ने अग्रसर होना शुरू किया, वैशाली की रक्षा पंक्तियां सक्रिय हो उठीं। युद्ध आरंभ होते ही धूल का गुबार छा गया। ढालों पर प्रहार की आवाज, रथों की गति और सैनिकों के नारों से भूमि कांपने लगी।
मगध की संगठित टुकड़ियां योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही थीं। आगे की पंक्तियां शत्रु को उलझाती, पीछे से समर्थन टुकड़ियां दबाव बनाए रखतीं। ये समन्वय वर्षों के अभ्यास का परिणाम था। वैशाली की योद्धा भी डटे रही। नगर द्वारों और दीवारों से प्रतिरोध हुआ। हर गली, हर मोड़ पर संघर्ष दिखाई देता। पर मगध की निरंतरता और रणनीति धीरे धीरे प्रभाव दिखाने लगी। रक्षा पंक्तियां थकने लगीं, संदेश प्रेषण में बाधाएं आईं और समन्वय टूटता गया। घंटों चले संघर्ष के बाद निर्णायक क्षण आया। मगध की सेना नगर के मुख्य प्रवेश से भीतर बढ़ी। प्रतिरोध कमजोर पड़ चुका था। रणभूमि की धूल में इतिहास का एक अध्याय बदल रहा था। अंततः वैशाली झुक गया। जब शूर थमा तो केवल थकान, धूल और भारी सन्नाटा बचा। अजातशत्रु ने उस नगर को देखा जो कभी मगध के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। विजय उसके सामने थी, कठिन, लंबी और महंगी, पर निर्णायक। ये जीत केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं थी, ये दो व्यवस्थाओं की संघर्ष का परिणाम थी। मगध ने अपनी रणनीति, धैर्य और संगठन से वो कर दिखाया जो वर्षों पहले असंभव लगता था। अजातशत्रु ने इतिहास की सबसे कठिन युद्धों में से एक जीत लिया था और मगध उत्तर भारत की निर्विवाद शक्ति बनकर उभरा। वैशाली की विजय के बाद भी अजातशत्रु के भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। युद्ध समाप्त हो चुका था, मगध की शक्ति निर्विवाद हो गई थी, पर उसके मन में वर्षों से जमा अपराध बोध और बेचैनी अभी भी मौजूद थे। राजमहल में उत्सव के स्वर थे, पर उसके भीतर सन्नाटा था। राजधानी राजगृह के आसपास पहाड़ियों और वनों में उस समय अनेक श्रमण, साधु और चिंतक निवास करते थे। इन्हीं दिनों अजातशत्रु का ध्यान उन उपदेशों की ओर गया जो करुणा, अहिंसा और आत्मचिंतन की बात करते थे। वो पहली बार सत्ता और युद्ध से अलग किसी आंतरिक समाधान की तलाश में था। इसी खोज ने उसे गौतम बुद्ध के उपदेशों तक पहुंचाया। कहा जाता है कि उसने बुद्ध से मिलकर उनके विचार सुने, दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का मार्ग। ये बातें उसके भीतर गहराई तक उतरती गईं। जहां अब तक वो शक्ति और विजय में समाधान ढूंढ रहा था, वहां उसे पहली बार लगा कि शांति भीतर से आती है। अजातशत्रु ने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, स्वयं से भी था। बुद्ध के उपदेशों में उसे आत्मस्वीकार और परिवर्तन का मार्ग दिखा। उसने अपने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझने और उससे सीखने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह अधिक धैर्यवान और विचारशील हुआ। दरबार में निर्णय अब उतावलेपन से नहीं, सोच विचार के साथ लिए जाने लगे। उसने धर्म चर्चाओं और आध्यात्मिक विचारों के लिए स्थान दिया। राजगृह का वातावरण भी इस परिवर्तन का साक्षी बना। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, पर गहरा था। अजातशत्रु ने पहली बार भीतर शांति का अनुभव किया, ऐसी शांति जो युद्ध की जीत से नहीं, आत्मबोध से आई थी। पश्चाताप अब भी स्मृति में था, पर वह उसे तोड़ नहीं रहा था, वह उसे दिशा दे रहा था। इस प्रकार एक विजेता राजा धीरे धीरे एक आत्मचिंतनशील शासक में बदलने लगा, और यही बदलाव उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक बन गया। विजयों और आत्मचिंतन के बाद अजातशत्रु की दृष्टि अब भविष्य पर टिक गई। उसे समझ आ चुका था कि केवल युद्ध से साम्राज्य स्थायी नहीं बनते। मजबूत प्रशासन, सुरक्षित भूगोल और सुव्यवस्थित नगरीय केंद्र ही दीर्घकालीन शक्ति देते हैं। मगध की पुरानी राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी होने के कारण प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तो थी, पर व्यापार, यातायात और विस्तार के लिए सीमित थी। अजातशत्रु ने एक ऐसे स्थान की कल्पना की जो नदियों के माध्यम से दूर दूर तक जुड़ा हो, जहां से साम्राज्य का संचालन सरल हो सके। उसकी नजर गंगा की तट पर पड़ी, एक विस्तृत, उपजाऊ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र। यही वो स्थान था जहां एक नई नगरी की नींव रखने का विचार जन्मा, जिसे आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। गंगा और सोन नदियों के संगम के निकट ये क्षेत्र व्यापार, रक्षा और प्रशासन तीनों के लिए आदर्श था। जलमार्ग से सैनिकों की आवाजाही, व्यापारिक सामग्री का परिवहन और दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, सब कुछ यहाँ से सहज संभव था। अजातशत्रु ने महसूस किया कि ये केवल एक शहर नहीं, बल्कि भविष्य की साम्राज्य की धुरी बन सकता है। ये निर्णय दूरदर्शिता का प्रतीक था। नई राजधानी बसाने का अर्थ था योजनाबद्ध सड़कों, किलों, प्रशासनिक भवनों और आवासीय क्षेत्रों का निर्माण। ये प्राचीन भारत की नगरीय विकास की एक बड़ी छलांग थी।
पाटलिपुत्र धीरे धीरे एक जीवंत नगर के रूप में आकार लेने लगा, जहां सैनिक चौकियां, व्यापारी घाट और राजकीय कार्यालय साथ साथ विकसित हो रही थी। अजातशत्रु की इस स्वप्न ने मगध को एक नई दिशा दी। ये वही नगर था जो आगे चलकर कई महान शासकों की राजधानी बना और भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार युद्धों की विजेता और आत्मचिंतन से बदले शासक ने अब निर्माण की ओर कदम बढ़ाया, एक ऐसी नगरी का निर्माण जो आने वाली सदियों तक भारत की राजनीति और संस्कृति का केंद्र बनेगी। समय के साथ अजातशत्रु की छवि बदलने लगी। जो राजा कभी अपने पिता को कारागार में डालने के कारण कठोर आलोचना का पात्र बना था, वही अब अपनी उपलब्धियों के कारण मगध का महान शासक माना जाने लगा। इतिहास में पहचान अक्सर व्यक्ति के कर्मों की व्यापकता से बनती है, और अजातशत्रु ने अपने शासनकाल में ऐसे कार्य किए जिन्होंने मगध को उत्तर भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति बना दिया। वज्जी संघ पर विजय, युद्ध तकनीकों का विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ता, इन सब ने मगध को राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत मजबूत बना दिया। सीमाओं का विस्तार हुआ, व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए और साम्राज्य की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली। पड़ोसी राज्यों के लिए मगध अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं था। नई राजधानी पाटलिपुत्र की उभार ने इस शक्ति को स्थायित्व दिया। ये नगर केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। नदियों के माध्यम से व्यापार और सैनिक संचालन ने मगध को एक संगठित साम्राज्य का रूप दिया। दरबार में भी परिवर्तन दिखा। निर्णय अब केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालीन स्थिरता के लिए लिए जाने लगे। अजातशत्रु ने व्यवस्था, अनुशासन और योजनाबद्ध शासन पर ध्यान दिया। यही कारण था कि उसकी शासनकाल में मगध की नींव इतनी मजबूत हुई कि आने वाले शासकों को एक सुदृढ़ आधार मिला। जनता के बीच भी उसकी छवि में बदलाव आया। लोग अब उसे केवल उसके अतीत से नहीं, बल्कि वर्तमान उपलब्धियों से पहचानने लगे। युद्धों की विजय, शांति की स्थापना और निर्माण कार्यों ने उसकी छवि को एक दूरदर्शी शासक के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार अजातशत्रु की पहचान एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति से आगे बढ़कर एक प्रभावशाली सम्राट की बन गई। ऐसा सम्राट जिसने अपने कर्मों से मगध को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति में बदल दिया। अजातशत्रु का जीवन विरोधाभासों से भरा था। महत्वाकांक्षा और अपराध बोध, युद्ध और आत्मचिंतन, विस्तार और निर्माण। उसके अंतिम वर्षों में ये स्पष्ट दिखने लगा कि उसने अपने अतीत से भागने के बजाय उससे सीखने का मार्ग चुना। यही सीख उसकी सबसे बड़ी विरासत बनी। उसने मगध को केवल विजयों से नहीं, बल्कि मजबूत प्रशासन, सुरक्षित राजधानी और रणनीतिक सोच से सुदृढ़ किया। गंगा तट पर विकसित होती पाटलिपुत्र अब साम्राज्य की धड़कन बन चुकी थी। व्यापार, सेना और शासन, तीनों का केंद्र यही नगर था। ये वही आधार था जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त मंच दिया। समय बीतने के साथ अजातशत्रु का व्यक्तित्व एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों के रूप में याद किया जाने लगा। चेतावनी इस बात की कि सत्ता पाने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। प्रेरणा इस बात की कि पश्चाताप, आत्मबोध और सुधार से मनुष्य अपनी पहचान बदल सकता है। मगध की यही मजबूत नींव आगे चलकर महान सम्राटों के उदय का कारण बनी। इसी धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और बाद में अशोक महान ने उसे नैतिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन उपलब्धियों के पीछे मगध की वो स्थिर संरचना थी जिसे अजातशत्रु जैसे शासकों ने तैयार किया था। अंततः अजातशत्रु का जीवन हमें ये सिखाता है कि इतिहास केवल विजयों से नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर हुए परिवर्तन से भी बनता है। उसकी जीवन की कहानी सत्ता, पश्चाताप और पुनर्निर्माण तीनों का अद्भुत संगम है। यही उसकी सच्ची विरासत है। दोस्तों, अजातशत्रु की इस पूरी यात्रा में हमने सत्ता, युद्ध, पश्चाताप, शांति और विरासत हर पहलू को देखा। उम्मीद है ये कहानी आपको सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सीख भी दे गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक इतिहास से जुड़े कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।